एक ऐसी शख्सियत जिसका उल्लेख विश्व के इतिहास में एक महान शक्तिशाली महिला के रूप में किया जाता है, जिसने विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के रूप में नए मानदंडों की स्थापना की। बांग्लादेश को पाकिस्तानी अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर उसे गणराज्य के रूप में स्वीकार करना और वहां से बिना शर्त अपने सैनिकों को निकाल लेना शक्ति के साथ साथ लोकतंत्र में दृढ़ आस्था का ही प्रमाण है। इंदिरा जी ने एक बार कहा था कि मैं खुद को औरत नहीं मानती, मुझे कुछ करना है और मेरा एक ध्येय है। वैसे देखा जाए तो इंदिरा जी भारतीय नारी की उस महान परंपरा की ही देन है जिसमें पद्मिनी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई और सरोजिनी नायडू हुई। उनका प्रादुर्भाव भी एक ऐसे संधिकाल में हुआ जब देश एक विचित्र मोड़ पर था, जहां से उन्होंने देश को बचाया और भारतीय उपमहाद्वीप को सदैव अपनी आकांक्षाओं की रंगस्थली समझने वाली विदेशी शक्तियों को ललकारा। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रतिक्रियावादी शक्तियों से देश की राजनीति को स्वच्छ कर देश को प्रगति के राजपथ पर लाकर खड़ा कर दिया। इंदिरा जी ने धर्मनिरपेक्ष समाज की परिकल्पना के लिए अपना बलिदान दिया। इंदिरा जी ने न केवल गरीबी हटाओ नारा दिया, बल्कि उन कार्यों पर भी बेझिझक अमल करना आरंभ कर दिया जब तक कांग्रेस के भारी भरकम प्रस्तावों के परिवेश में दबे पड़े थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजा महाराजाओं के भत्ते समाप्त करना, जमीन और जायदाद पर एकाधिकार समाप्त करना निश्चय ही उनके असाधारण कार्य हैं। नमस्कार, मेरा नाम अर्पिता शर्मा है। मैं झुंझुनू इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा हूँ। हम हमारे टीचर्स के साथ मिलकर कुछ प्रेरणादायक व्यक्तियों की कहानियां संजोकर आपके बीच ला रहे हैं, जिसमें आज की कड़ी में हम बात करेंगे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी के बारे में। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र व रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। नेहरू खानदान की इस होनहार बेटी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 19 नवंबर 1917 को जवाहरलाल के विवाह के 21 माह बाद हुआ। इनके पितामह मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के प्रसिद्ध वकील थे। इंदिरा का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी था। उनके जन्म पर उनके दादा मोतीलाल नेहरू ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये लड़की भविष्य में 1000 पोतों से बढ़कर मूल्यवान सिद्ध होगी। सरोजिनी नायडू ने पंडित नेहरू को बधाई का तार भेजकर नवजात कन्या को नए भारत की आत्मा बताया था, जिसे आगे चलकर इंदिरा ने सिद्ध कर दिया। यूँ तो हर बच्चे पर माता पिता का प्रभाव पड़ता है, परंतु इंदिरा जी अपने दादा मोतीलाल जी से अधिक प्रभावित थी। माँ से कोमलता, पिता से साहस के विशेष गुण ग्रहण किए। साथ ही उन्हें आरंभ से ऐसे वातावरण में रहना पड़ा जिसमें कष्ट, यातनाएं और बहुत कुछ सहने को था। उस समय विश्व भर में भारी उथल पुथल हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध का पटाक्षेप हो रहा था, जिसमें 85 लाख लोग मारे जा चुके थे और 2.25 करोड़ के लगभग लोग घायल हो चुके थे। परंतु इसके साथ ही रूसी क्रांति भड़कने लगी थी। भारत ब्रिटिश दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और अंग्रेजों को ये पसंद नहीं था कि भारत स्वतंत्रता पूर्वक अपने फैसले करे। भारतीय राजनीति में गांधी का उदय हो चुका था। जलियांवाला नृशंस हत्याकांड का परिणाम भारतीयों के सामने आ चुका था। गांधी जी ने असहयोग और हड़तालों का मंत्र देश के एक कोने से दूसरे कोने में फूंक दिया था। तब भला आनंद भवन शांत कैसे रह सकता था। नेहरू परिवार भी आंदोलन में कूद पड़ा। जिस आनंद भवन में दावतों और शानो शौकत का बोलबाला था, जहां हर बात में शालीनता थी, वहां का वातावरण गंभीरता में तर हो चुका था। नन्ही सी बच्ची इंदिरा भी इस माहौल से अछूती नहीं रह सकी। वो अपना मन खिलौनों में लगाने का प्रयास करती, इतने में उसे बाहर सड़क पर भारत माता की जय के नारे सुनाई देते और असंतुष्ट लोगों का हुजूम जब वहां से होकर गुजरता तो नन्ही का दिल बेचैन हो उठता। वो आया से छुपकर बालकनी में जाकर उन नारों में पूरा जोर लगाकर साथ देती। इतने में आया उसे खींचकर अंदर ले जाती और जब उसका कोई बस नहीं चलता तो वो अपनी गुड़ियों का ही जुलूस बनाती और खुद आगे खड़ी होकर नारे लगाती थी। इस प्रकार बालिका इंदिरा पालने में ही स्वदेश प्रेम, देश सेवा और संगठन का पाठ पढ़ रही थी। इंदिरा जब 4-5 वर्ष की थी तो एक दिन लाल पगड़ी फौज बड़ी बेरहमी से आनंद भवन में घुसी और उनके पिता और दादा को पकड़कर ले गई। बच्ची रोना चाहती थी, पर उनकी दादी ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि ये तो दुर्बलता की निशानी थी। आनंद भवन राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, इसलिए वे कांग्रेस के कार्यक्रमों में भाग लेने लगी।
13 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने वानर सेना का गठन कर अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था। रात को सोते समय इंदिरा के सामने जॉन ऑफ आर्क के जीवन की घटनाओं के दृश्य उभरते थे। वे देखती थी कि किस तरह इस वीरांगना ने अंग्रेज सैनिकों की घेराबंदी से ऑर्नियोल नगर को मुक्त किया, कैसे बुरगंदी वालों ने उसके साथ विश्वासघात किया और किस तरह अलाव की अग्निशिखाओं से गिरी वो सिर उठाए खड़ी रही। पंडित नेहरू इंदिरा की पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित थे। महात्मा गांधी के परामर्श से इंदिरा को पुणे के एक स्कूल में भेजा गया। वहाँ से शिक्षा पूरी करने पर उन्हें विश्व कवि टैगोर के एक विद्यापीठ शांति निकेतन भेजा गया, लेकिन माता कमला नेहरू की बीमारी के कारण उन्हें शांति निकेतन छोड़कर स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। माता की मृत्यु के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास का अध्ययन किया। जब वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, उसी समय उनके एक पारिवारिक पारसी मित्र फिरोज गांधी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। फिरोज गांधी ने कमला नेहरू की बीमारी में उनकी बहुत सेवा की थी। ये बात इंदिरा को भी पता थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई और 26 मार्च 1942 में इंदिरा ने फिरोज गांधी के साथ विवाह कर लिया। उनके 2 पुत्र हुए, राजीव और संजय। वर्ष 1947 में जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने तथा इसके बाद इंदिरा ने अपने पिता के साथ विभिन्न देशों की यात्राएं की, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों व सभाओं में हिस्सा लिया और विश्व के शीर्ष नेताओं से उनका परिचय हुआ। फरवरी 1955 में इंदिरा गांधी कांग्रेस की कार्य समिति तथा सितंबर में कांग्रेस की केंद्रीय निर्वाचन समिति की सदस्य बनी। फरवरी 1958 में इंदिरा गांधी कांग्रेस की संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष बनी तथा अगले ही वर्ष 1959 में उन्हें कांग्रेस की अध्यक्ष चुन लिया गया। इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व का एक प्रधान गुण था उनका पुस्तक प्रेम। समयाभाव होने पर भी वह कुछ न कुछ समय निकालकर निरंतर पढ़ा करती थी। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही वह टॉल्स्टॉय, बर्नार्ड शो, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि पढ़ चुकी थी। वर्ष 1962 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। जनवरी 1966 को शास्त्री जी की अकस्मात मृत्यु हो गई तो 24 जनवरी 1966 को इन्हें भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना गया। उस समय देश संकट के दौर से गुजर रहा था। ये देश पहले 1962 में और फिर 1965 में पाकिस्तान के 2 आक्रमण झेल चुका था। फरवरी 1967 में लोकसभा के आम चुनाव कराए गए। इन चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने पर इंदिरा गांधी को एक बार फिर 12 मार्च 1967 को प्रधानमंत्री चुना गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने सर्वप्रथम 19 जुलाई 1959 को एक अध्यादेश जारी करके देश की 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। वह चाहती थी कि बैंकों का लाभ गरीब और आम आदमी तक पहुंचे। 2 सितंबर 1970 को इंदिरा गांधी ने भारतीय रियासतों के सरबराहों के पेंशन और भत्ते बंद कर दिए, लेकिन 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर फिर आक्रमण कर दिया। भारतीय सेना ने डटकर पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया और 12 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के 94,000 सशस्त्र सैनिकों ने भारत के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और फिर एक नए देश के संसार के मानचित्र पर उदय हुआ बांग्लादेश। इस अभूतपूर्व विजय के उपलक्ष्य में जनवरी 1972 में राष्ट्रपति वी.वी. गिरि ने इंदिरा जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। वर्ष 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर इंदिरा जी तथा कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं में मतभेद उत्पन्न हो गया, जिसके कारण इंदिरा को कांग्रेस से निकाल दिया गया। किंतु इन्होंने इंदिरा कांग्रेस का निर्माण कर लिया। अपनी स्थिति की वैधता सिद्ध करने के लिए इंदिरा जी ने 1971 में आम चुनाव कराए, जिसमें उन्हें 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी, जिसमें लोकतांत्रिक समाजवाद और समाज के कमजोर वर्गों को अधिक से अधिक सामाजिक न्याय कराने के घोषित लक्ष्यों को पाने में मदद मिली। उन्हीं के नेतृत्व में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला समझौता और भारत रूस शांति, मैत्री तथा सहयोग संधि हुई। उन्होंने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया, लेकिन वर्ष 1975 में लगाया गया आपातकाल उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। 26 जनवरी 1975 को सारे देश में आपातकाल घोषित किया गया, जिसके कारण वर्ष 1977 के चुनाव में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। जनता पार्टी की सरकार सत्ता पर आई,
लेकिन ज़्यादा समय तक चल न सकी। वर्ष 1980 में लोकसभा के लिए फिर मध्यावधि चुनाव हुए। इन चुनावों में भारतीय जनता ने कांग्रेस की नीतियों को स्वीकार किया। वे फिर एक बार प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने परमाणु शक्ति के क्षेत्र में देश को 6ठे नंबर पर लाकर खड़ा किया। उन्हीं के कार्यकाल में आर्यभट्ट उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा गया और राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा गया। इसी वर्ष नई दिल्ली में एक हवाई दुर्घटना में उनके पुत्र संजय गांधी की मृत्यु हो गई। अपने पुत्र के आकस्मिक निधन के असह्य दुख को उन्होंने बड़े साहस और धैर्य के साथ सहन किया और इसका प्रभाव अपने कर्तव्य पालन पर नहीं होने दिया। 1984 में पंजाब में अलगाववाद और हिंसा का प्रचार करने वाले आतंकवादियों के विरुद्ध उन्होंने साहसपूर्वक सेना का प्रयोग किया। स्वर्ण मंदिर तथा अन्य धार्मिक स्थलों से सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के अधीन आतंकवादियों को बाहर निकाला। इन्हीं आतंकवादियों के द्वारा इंदिरा गांधी की मृत्यु का षड्यंत्र भी रचा गया था और 31 अक्टूबर 1984 को प्रातः 9 बजे उनके अपने ही सुरक्षा गार्डों ने उनकी हत्या कर दी। हत्या का समाचार सुनते ही पूरा देश शोक में डूब गया। अनेक नगरों विशेषकर दिल्ली में जनता इतनी उत्तेजित हुई कि हिंसा पर उतारू हो गई, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो गया। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था, मेरे मरने के बाद मेरे खून की एक एक बूंद देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहेगी। टाइम पत्रिका ने उनको सदी की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 9वें स्थान पर रखा है। कृतज्ञ राष्ट्र ने उनका जन्मदिन राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अंतरिक्ष विज्ञान, एटॉमिक साइंस और कंप्यूटर साइंस में आज भारत प्रगति की जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, उसमें इंदिरा गांधी की दूरदर्शी नीतियों का बहुत बड़ा योगदान था। विश्व राजनीति की क्षितिज पर अपनी पहचान बनाने वाली उस महान आत्मा के महान कार्यों के लिए हम सदैव उनका स्मरण करते रहेंगे।